नमस्कार दोस्तों। तो एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का आज 9वें दिन का जो आप लोग देख रहे थे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसका आज 9वां दिन है। हम लगातार 3 आंसर लिखते हैं, इसमें एक 3 मार्कर लिखते हैं, एक 5 मार्कर लिखते हैं, एक 11 मार्कर लिखते हैं। आप सब लोग भी, आप जैसे बहुत सारे लोग भी इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन हैं। उन लोगों की कॉपी चेक की जाती है। कॉपी चेक होने के साथ साथ आपको बताया जाता है कि आपके आंसर में कहाँ कमी थी, कैसे इसको और अच्छे से लिख सकते थे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये सारा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें रेगुलर आंसर राइटिंग की जाती है। चलिए, लेकिन इससे पहले अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये या तो इस मोबाइल नंबर पर हाई लिख दो, अदरवाइज आप सीधा डायरेक्ट टेलीग्राम पे ये जो लिखा है इस आपके सामने, इसको डायरेक्ट इसको सर्च कीजिए, एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, एज इट इज ऐसे ही सर्च करेंगे आपको इस प्रकार का कुछ लोगो देखेगा, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करके अगर लिंक कभी कभी एरर हो जाती है तो आप ये लिख के भी सर्च कर सकते हैं। इस ये लोगो आप देख लीजिए, साथ में लिंक पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ये मोबाइल नंबर भी लिखा है, तो ज्वाइन होने के कई तरीके हैं, आप इस प्रकार इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक पहल भी है कि यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको कई कोटेज याद नहीं होते, तो मैं एक जो महत्वपूर्ण कोट्स होते हैं उनको मैं रोज़ एक कोट्स लेके आता हूँ, ताकि आपका जो लिखने का तरीका है और अच्छा हो सके ऐसे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। ये आपका मोटिवेशन भी आपके लिए, यदि कोई दार्शनिक ऐसे आता है तो वहां पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था हर्षवर्धन, ये 3 मार्कर था। इसमें मैंने देखी, आपको पता ही है 3 लाइन मिलती है। कई लोगों की शिकायत थी कि सर उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ 10 शब्द लिखे हुए। तो आप भी तो देखिए, आपको 3 लाइन मिलती है, तो आप 10 शब्द इस प्रकार लिखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। हमें ये नहीं है कि 10 मार्क्स में कुछ 10 शब्द में कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको मार्क्स गेन करने हैं, आपका फाइनल जो उद्देश्य ध्येय है वो क्या है, आपका सिलेक्शन लेना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सके, इसी पर भी मैं अभ्यास करवा रहा हूँ। इसी चीज़ का यही मेरा मोटिव है कि आप सब लोग, जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उस सब लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। यदि आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके रखी है और इस प्रोग्राम से ज्वाइन हो जाइए, तो आपको जहाँ टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपको कोई सजेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ भी आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करके इसको आगे बढ़ते हैं। पुष्पभूति वंश का महान शासक हर्षवर्धन के बारे में पहला पॉइंट लिखा, दूसरा राजधानी उसकी लिख दी, और तीसरा उसके दरबारी विद्वान, जिसमें हमने बाणभट्ट को लिख दिया, हैंसंग जो चीनी यात्री यहाँ पे आया था। साथ में उसके जो भौगोलिक क्षेत्र था उसका मानचित्र बना दिया। यानी परफेक्ट आंसर एक तरह से हमने क्या कर दिया, उसके बारे में जानकारी दे दी। यही एमपीपीएससी हमसे या कोई भी पीएससी हमसे चाहता है। दूसरा क्वेश्चन, कई लोगों को लगा कि ये थोड़ा टफ हो रहा है। गुप्त काल उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की दृष्टि से नींव काल था, समीक्षा कीजिए। तो हमको ये बताना था यहाँ पे कि मंदिरों का निर्माण कैसे था और कैसे कैसे इनका विकास हुआ, तो उसको भी हम क्या करेंगे पॉइंट में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी भूमिका जो हमेशा लिखते हैं, इसमें हमको 9 लाइन मिलती है, 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या लिखा, गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म पुनरुत्थान के साथ ही, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही मूर्ति पूजा और मंदिरों का सार्वजनिक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। अब आप देखिए, मंदिर निर्माण की बात आई तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर का क्या डायग्राम बना दिया, उसको बता दिया, मेंशन कर दिया कि ये रेखी शिखर है, ये चतुष्कोणी। और आप मंदिर जो डायग्राम बनाते हैं, आप ऊपर या नीचे ना बना के आप बगल पे बनाइए, तो उससे क्या होता है, एक तो आपको लिखने की जगह बनी रहती है, और दूसरी बात, जो एग्जामिनर होता है उसकी चेकिंग में सामने ही सारी चीजें आ जाती है, तो थोड़ा उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो हमेशा हमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे गेन करता है। अब इसमें कैसे लिखा मैंने, इस समय मंदिर निर्माण की महत्वपूर्ण नागर शैली का विकास हुआ था। दूसरा पॉइंट, ऊंचे चबूतरे पर खुले स्थान में बनाए जाते थे। इस काल में मंदिर निर्माण स्वतंत्र रूप से होने लगा था। मंदिर निर्माण में स्थानीय सामग्री यानी जो ईंटों का प्रयोग होने लगा था, साथ ही पत्थरों का भी इसमें निर्माण हो रहा था। और पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमने लिखा, चतुष्कोणी गर्भगृह, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमें मिले, और साथ में उसका एक एग्जाम्पल दे दिया। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा, इस प्रकार इन्हीं मंदिरों की शैली पर परवर्ती काल में अनेक मंदिरों का प्रादुर्भाव हुआ। तो इतना सिंपल, इतना आसान, इतना सटीक आंसर आप लिखोगे, मैं आप उम्मीद कीजिए आपको मार्क्स का ढेर लग जाएगा। और आपका देखिए मेन उद्देश्य है एसडीएम बनना, तो एसडीएम तभी बन सकते हैं जब कोई नवाचार करोगे, क्योंकि कॉपियां कई होती है चेक करने के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन आज का। इसमें कई लोगों को दिक्कत हो रही थी कि इसमें क्या लिखें, तो चलिए, इसमें कुछ नहीं, विशेषताएं लिखनी थी आपको, पूर्व मध्यकाल की विशेषताएं। तो हमने सबसे पहले उसका कार्यखंड लिख दिया, साथ में ही हमने उसकी थोड़ा सा भूमिका डाल दी कि बड़े बड़े राज्यों का विघटन और सामंतवाद का उदय हो रहा था, जिसकी विशेषता निम्नलिखित है। तो इस काल का जो मेन विशेषता थी वो सामंतवादी थी। सामंतवाद से ही सारी चीजें क्या होंगी, आर्थिक सामाजिक वो चीजें प्रभावित होती हैं। तो इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक विशेषता सामंतवाद थी। सामाजिक स्तर पर जातियों की संख्या में वृद्धि व महिलाओं की दिशा में गिरावट देखने को मिलती है। भूमि अनुदान, क्या भूमि अनुदान, कृषि भूमि अनुदान के कारण कृषि का विकास, किंतु व्यापार वाणिज्य में कमी। साथ में क्या आगे, साथ ही नगरीकरण में कमी, सिक्कों की उपलब्धता में भी कमी देखी गई। सही इसीलिए हमने विशेषताएं लिखी है। बंद अर्थव्यवस्था व जजमानी प्रथा का उद्भव हो रहा था। और आगे हमने क्या लिखा, सांस्कृतिक स्तर पर बात करें तो सामंतों ने कला और स्थापत्य का संरक्षण किया था। क्षेत्रीय संस्कृतियों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। आगे हम देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म के वर्चस्व में वृद्धि और गौतम, सॉरी,
बौद्ध और जैन धर्म में कमी देखने को मिलती है। तो देखिए एक तरह से हमने परफेक्ट, हमने अगर आप इन पॉइंटों को भी देखेंगे तो मैंने सबसे पहले राजनीतिक बातें लिखी, उसके बाद सामाजिक बातें लिखी, आर्थिक बातें लिखी, उसके बाद मैंने सामाजिक बातें लिखी, उसके बाद मैंने सांस्कृतिक बातें लिखी, और वो सारी चीज़ों को लिख के एक अच्छा सा मैंने क्या लिखा, निष्कर्ष डाल दिया। इस प्रकार इस काल में सामंतवाद पद सोपानगत क्रम में स्थापित था, जिसने इस काल की न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। एक बहुत अच्छा आंसर लिख चुका है। तो आप सभी लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पहले यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके साथ हर स्तर पर आपके साथ हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अगर फिल्म्स का भी कोई प्रोग्राम शुरू करना है तो वहाँ पे भी मैं कोई ना कोई नवाचार करने का प्रयास करूँगा टॉपिक वाइज, तो वो भी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।